संदेश लेके आया हूँ। कमिश्नर साहब से हमारी बात हुई, एडिशनल कमिश्नर साहब बलवंत सिंह जी का भी निर्देश है। पिछले कुछ दिनों में व्हाट्सएप ग्रुप्स में कुछ चर्चा है, कुछ इस तरह के रूमर्स हैं कि कोई अभियान चलाया जाने वाला है और उससे भगदड़ जैसा माहौल बाजार में है। कल भी एक गाड़ी थी, वो पता नहीं किसी और डिपार्टमेंट की थी, 2-3 दिन पहले वो मोटर मार्केट चली गई, सारा मोटर मार्केट बंद करके लोग चले गए। आप अच्छे सभ्य व्यापारी हो, सम्मानित व्यापारी हो, विभाग आपका सम्मान करता है। जो व्यापार से जो अपनी जगह बैठ के व्यापार कर रहा है उसको इस अभियान से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। 24 अप्रैल को एक नेशनल कोऑर्डिनेशन मीटिंग हुई सेंट्रल और स्टेट के अधिकारियों के बीच में। 2017 जब से जीएसटी लगाया तब से बहुत सारे रजिस्ट्रेशन ऐसे थे जो एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करती थी फर्में। रजिस्ट्रेशन लिए, फेक इनवॉइस जनरेट किए और उससे आईटीसी पास ऑन करते रहे। इस तरह के केसेस में कार्रवाई होती रही है, पहले भी हुई है। स्टेट अपनी तरफ से कार्रवाई करता था, सेंटर अपनी तरफ से कार्रवाई करता था। हमारे लोअर भादरा में 25 से 30 फर्में ऐसी है एक रजिस्ट्रेशन थे और कैंसिल हुए हैं। हमारे पास उसका डेटा उपलब्ध है। आप अगर किसी व्यापारी भाई को शंका है तो आके देखिए, 25 से 30 ऑलरेडी इस तरह के एक्शन हो चुके हैं। आप लोगों को इसलिए उसके बारे में पता नहीं क्योंकि जो व्यापार में एग्जिस्ट ही नहीं करता, जिसका बाजार में अस्तित्व नहीं है, उसके बारे में आप जानोगे कैसे? तो ये ड्राइव प्योरली फेक और नॉन एग्जिस्टिंग फर्म्स के लिए है। जो फर्में जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, जिनका कोई बिजनेस प्लेस नहीं है, जो एक्चुअली में कोई व्यापार नहीं कर रही, सिर्फ बिलों का लेन देन करके सिर्फ आईटीसी पास ऑन कर रहे हैं, इस तरह की बोगस फर्मों को लेके ही अभियान है। रेगुलर फर्मों के लिए ये अभियान नहीं है। पहली आप इस चीज से निश्चित रहो। दूसरा कि यह अभियान जो है इसमें कुछ पैरामीटर डिसाइड किए गए, जैसे कि आपका अगर किसी ऐसी फर्म से जो किसी जांच में फेक पाई गई थी और उसका रजिस्ट्रेशन एम इनिशियो कैंसिल हो गया, इफेक्टिव डेट से वो कैंसिल हो गई क्योंकि वो बोगस फर्म की कहीं स्टैंड नहीं करती थी। अगर उस फर्म से आपकी खरीद है या आपका जो टोटल आपने आपके व्यापार के हिसाब से आपका टैक्स होता था, उसमें कैश में आपका टैक्स बहुत ही कम डिपॉजिट है। आपकी मिसमैच की स्थिति अगर ऐसी है कि आपका 10% से ज़्यादा मिसमैच है या 10 लाख रुपए से ज़्यादा मिसमैच है, किसी साल में आपका अगर 25 लाख रुपए से ऊपर का मिसमैच आ रहा है, तो इस तरह अलग अलग क्राइटेरिया दिए हुए। उन क्राइटेरिया के आधार पे बिजनेस इंटेलिजेंस यूनिट जयपुर से हमें कुछ लिस्टें प्राप्त होंगी जिसमें कुछ फर्मों के नाम होंगे। ये बहुत ही टारगेटेड अभियान है। उन्हीं फर्मों की जांच की जाएगी जिनकी इंटेलिजेंस यूनिट से कोई इंफॉर्मेशन आती है। अदरवाइज अच्छा, इसमें जांच भी जो होगी उसमें व्यापारी के प्रीमाइसेस में जाके जांच होगी और उसको फिर भी सुनवाई का मौका दिया जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि आपकी फर्म पे कोई जांच करने आया है तो आपके ऊपर कोई हार्ड सेक्शन होना ही होना है, तय है, ऐसा नहीं है। दूसरा, जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन जो है देखो जीएसटी में जीएसटी एक तरह का इंडायरेक्ट टैक्स और रजिस्टर्ड पर्सन एक सरकार के एजेंट की तरह काम करता है जो आम व्यक्ति से टैक्स वसूल करता है और गवर्नमेंट टैक्स चेकर में उसको जमा करवाता है। सरकार के लिए वो एक तरह का एजेंट के रूप में, सरकार के एजेंट के रूप में वो टैक्स ले रहा है जनता से। आपको टैक्स लेने का अधिकार है क्योंकि आप रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन हो। जीएसटी अब इससे पहले जो भी लॉज थे, वैट था, उससे पहले सेल्स टैक्स था, तो जहाँ एक पर्सन रजिस्ट्रेशन लेता है तो कुछ जिम्मेदारियां उसके ऊपर आती हैं, उसको कुछ जिम्मेदारियों का निर्वहन करना चाहिए। जैसे एक रिमोट के बारे में मैं पहले अलग से बात कर लूँ। कुछ मैंने ऐसा सुना है कि जिसके जीएसटी दुकान के ऊपर नाम और नंबर नहीं लिखा होगा और रेगुलर कंपोजिशन नहीं लिखा होगा, उसकी 5 लाख की पेनल्टी लगी। ऐसा कोई प्रावधान नहीं। सेक्शन 125 ये कहता है कि अगर आप जीएसटी में ऐसी कोई कंप्लाइंस नहीं कर रहे जिसके लिए पेनल्टी अदरवाइज किसी अन्य सेक्शन में मेंशन नहीं है, तो मैक्सिमम जनरल पेनल्टी 25,000 रुपये एसजीएसटी, 25,000 रुपये सीजीएसटी, कुल 50,000 रुपये लगाई जा सकती है ना। तो आप देखो, आप व्यापार करते हो, आप अपना पूंजी जो है उसमें आपने निवेश किया है, आप अपना समय भी दे रहे हो, तो पहला प्रमोशन तो यही होगा कि आप अपनी दुकान के ऊपर अपने बिजनेस का बोर्ड लगाओ। तो बोर्ड लगवाना चाहिए, आप बोर्ड लगवाओ। बोर्ड के ऊपर स्पष्ट रूप से जीएसटी नंबर आपका अंकित होना चाहिए। ब्रैकेट में आप रेगुलर हो या कंपोजिशन हो वो आपको लिखना चाहिए। ये कंप्लाइंस तो आपको करनी ही चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि जिसने आज नहीं लिखवा रखा तो ऐसा कोई बहुत हार्ड सेक्शन हो जाएगा। अगर आपके सारा बिजनेस ठीक है और आपका बोर्ड नहीं है मौके पे,
तो हम आपको वर्बली कह के भी बोर्ड लगवा सकते हैं। तो उसके लिए पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, आप लगवा लें, अपना समय लें, 7 दिन 10 दिन आप अपना बोर्ड लगा लें। उसके अलावा बुक्स की जहाँ तक बात है तो एक रजिस्टर्ड पर्सन को 5 सालों का रिकॉर्ड संभाल के रखना, ये उसकी लाइबिलिटी है। अगर आपके पास कोई खरीद का बिल नहीं है तो आप उसका इनपुट लेने के अधिकारी भी नहीं है ना जी। तो आप 5 सालों का रिकॉर्ड रखो, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि 5 सालों का सारा रिकॉर्ड आपका अप टू डेट आपके बिजनेस प्लेस पे उपलब्ध हो, लेकिन कम से कम हम व्यापार कर रहे हैं तो बिजनेस प्लेस पे बिल काटने की व्यवस्था होनी चाहिए, आपकी बिल बुक आपके पास हो और आप जो रिकॉर्ड आपसे मांगा जाए आप उसको विद इन टाइम उपलब्ध कराने की स्थिति में नहीं है ना। तो ये भ्रांति आप मन से निकालो। दूसरा, बहुत सारी फर्में हैं जो अनरजिस्टर्ड फर्मों के लिए मैं कहना चाहता हूँ, जीएसटी में एक थ्रेशोल्ड लिमिट है कि अगर आपका व्यापार जो आप बिक्री कर रहे हो, जो आपका टोटल आउटवर्ड जो आपकी सप्लाई है वो 40 लाख रुपए से ऊपर है वस्तु व्यापार में, सेवा क्षेत्र में अगर आप काम करते हो तो आपका टर्नओवर 20 लाख रुपए से ऊपर है, तो आपको कंपल्शन है कि आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना ही है। अगर इससे नीचे आपका टर्नओवर है तो ये आपके लिए ऑप्शनल है, आप चाहो तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले सकते हो, नहीं मिलेगा ऐसा नहीं। लेकिन ये जो थ्रेशोल्ड लिमिट है ये कुछ पहाड़ी राज्यों में, कुछ राज्यों के लिए आधी है। तो कुछ ऐसी फर्में हैं जिनका अगर 2 राज्यों में व्यापार, जैसे राजस्थान में किसी का व्यापार है, उसी टाइम पे एक फर्म रजिस्टर्ड है हिमाचल में, तो हिमाचल में ये थ्रेशोल्ड लिमिट आधी होने की वजह से आपका टोटल टर्नओवर जो है उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट वस्तु व्यापार में 20 लाख रुपए ही होगी। अगर आप 20 लाख रुपए का काम करते हो तो आपको रजिस्ट्रेशन लेने का कंपल्शन है। तो पहली बात तो बहुत टारगेटेड और बहुत सेलेक्टेड फर्मों पे इस तरह की जो कार्यवाही होनी है वो होगी। इसके अलावा दूसरा, ये कुछ व्यापारी भाइयों की तरफ से ये मेरे को लिख के दिया है आपने। पहला है कि अगर किसी का एक व्यावसायिक स्थान पे 2 जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले रखे हो तो क्या करें। अगर एक ही फर्म में आपके रजिस्ट्रेशन 2 है, आप 2 फर्में उसी एक बिजनेस प्लेस में चाहते हो, दोनों फर्मों का बोर्ड लगाओ, दोनों फर्मों का आप रिकॉर्ड अलग अलग मेंटेन करो, और अगर स्टॉक की स्थिति है तो दोनों फर्मों का स्टॉक डिस्टिंग्विश होना चाहिए। आप ये बता सको कि ये स्टॉक है ये इस फर्म का है और ये स्टॉक इस फर्म है ना। तो आप कर सकते हो, इस तरह की कोई बाध्यता नहीं है कि एक दुकान में 2 रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकते। जैसे हाँ, अब ये किसी ने लिखा है कि भाई अगर पते पे ये लिखा है मेन बाजार भादरा या रिको एरिया नोवल, इस तरह का अगर रजिस्ट्रेशन है। अभी पिछले दिनों मैंने एक फर्म का एड्रेस देखा, उसमें एड्रेस लिखा हुआ था भादरा 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 हनुमानगढ़ राजस्थान, है ना। तो इस तरह का अगर आपने एड्रेस दिया है, एक्चुअली क्या है कि आपने गलती ये की क्या, स्ट्रीट में भी भादरा भर दिया, लोकेलिटी में भादरा भर दिया, अपने टाउन में भादरा भर दिया। तो इस तरह से आप हर चीज़ में भादरा करते गए तो कंप्यूटर ने इस तरह से आपका एड्रेस उठा लिया। मेन बाजार मोहर लिखा हुआ आज से 10 साल पहले अगर आपकी दुकान पे लिखा हुआ होता तो आपके इस एड्रेस पे डाक पहुंच जाती, आज नहीं पहुंच सकती क्योंकि मेन बाजार भादरा बहुत बड़ा हो गया, है ना जी। ऐसी स्थिति दौर के लिए आप अपना एड्रेस में अगर आपको लगता है कि एड्रेस आधा अधूरा है, दुकान नंबर नहीं होते छोटे शहरों में, ये सामान्य सी बात है, तो आप उसके कुछ उसमें आप ऐसी चीज डाल दो, कोई काली मूर्ति के पास या उस चौराहे के पास या उस मंदिर के पास, कोई मतलब आप लैंडमार्क उसमें डाल दो। जीएसटी रजिस्ट्रेशन में जिसको आपका अमेंडमेंट कराना है, नॉन कोर फील्ड्स में तो आप अपने तरफ से अमेंडमेंट कर सकते हो, कोर फील्ड्स में अमेंडमेंट आप चाहते हो तो आप हमें अमेंडमेंट की ऑनलाइन एप्लीकेशन दो, हम सेम डे आपकी एप्लीकेशन जो है उसको प्रोसेस कर देंगे, आपका ऐड हो जाएगा। किसी बंधु का कोई गोदाम या एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस ऐड नहीं है तो ऐड करा। ये तो हमारा जहाँ जहाँ व्यापार है हमें सरकार को तो शो करना ही है। कल को अगर आपकी फर्म का सर्वे होता है और आपका ऐसा कोई गोदाम होता है जो आपने घोषित नहीं किया तो उसमें रखने हुए माल का आप स्वामित्व कैसे सिद्ध करते हो। तो इसलिए आपको आपका कोई भी जितने एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है आप सारे ऐड करवा लो, आपका समय है, आप एप्लीकेशन दो, टेलीफोनिकली हमें बता देना, हम आपका सेम डे उस दिन अप्रूवल आपको दे देंगे। अगर किसी की दुकान किराए की है, उसमें जीएसटी लाइसेंस लिया हुआ है, कई ऐसी दुकानें हैं जिसमें आपने 3 पीढ़ी पहले दुकान किराए ली थी, आप दुकान देने वाले भी चले गए, लेने वाले भी चले गए, लेकिन आप बिजनेस कर रहे हो,
तो उसके लिए अगर हम जांच करेंगे तो आप वहाँ मौजूद हो, आपका बिजनेस है, तो हम आसपास के व्यापारियों से बयान लेके भी पिछले 20 साल से 10 साल से इसी दुकान में बिजनेस कर रहे हैं, तो उसके लिए आपका बिजनेस एड्रेस इनवैलिड नहीं होगा। ठीक है जी। दूसरा कि अपनी भैयों को मुनीम के पास रखवाते हैं और मुनीम के पास करदाता की भैया रहती है, जांच के दौरान भैया उपलब्ध नहीं करवा सकते तो मुनीम डोर में रहते हैं, आप सेल पे दे दो या अगले दिन मंगवा देते है ना। ऐसा ऐसी बाध्यता नहीं है कि आप पिछले 5 सालों के सारे खरीद बिक्री के रिकॉर्ड आप दुकान में रख के बैठो, आपके घर पे हैं, आपके मुनीम के पास है, लेकिन आप उनको उपलब्ध कराने की स्थिति में रहे टाइम बाउंड कंडीशन में। तो आपकी भैया में अगर आपकी जो भी भैयों में आपका जो एंट्री पोस्ट करना रह गई है या आप मुनीम से कह के वो सारा कंप्लीट करवाओ। स्टॉक की जांच की जाएगी क्या, तो जो नॉन एग्जिस्टिंग फर्म्स, फेक फर्म्स के बारे में ये ड्राइव है, जो फर्म ही फेक है तो उसके पास स्टॉक बनेगी तो कोई स्थिति होगी, तो स्टॉक की जांच करने का। देखो, डोर टू डोर जाने की न विभाग की कोई मंशा है, न इस तरह की कोई व्यवस्था है, न इस तरह का कोई निर्देश है। टारगेटेड बहुत ही सेलेक्टिव फर्मों पे कार्रवाई होगी, उन फर्मों पे कार्रवाई होगी जो फेक और नॉन एग्जिस्टिंग फर्म्स। अगर हाँ किसी कोई एक ऐसा पैरामीटर जो डिसाइड किया गया है और आपकी फर्म बिल्कुल ठीक है और एक पैरामीटर में कहीं ऐसी फर्म फॉल करती है तो फेक और नॉन एग्जिस्टिंग फर्म नहीं हो जाती। उसके लिए जो उसकी आपकी लाइबिलिटी होगी वो आप लाइबिलिटी डिस्चार्ज कर दें। जैसे हम स्क्रूटनी के नोटिस आपको देते रहे, 17, 18, 18, 19 के नोटिस सारे जो है उनकी कंप्लाइंस भी हो गई, 19, 20 के नोटिस आपको दिए जा रहे हैं, 20, 21 के वेट में भी हम आपका साल के लास्ट में असेसमेंट करते थे तो उसमें कुछ कमियां होती थी, आपको कुछ इनपुट नहीं मिलता था, तो उस वजह से आपकी डिमांड रेज होती थी। जीएसटी में असेसमेंट हम नहीं करते, जीएसटी में असेसमेंट असेसिंग अथॉरिटी व्यापारी खुद है, आप अपना असेसमेंट जो कर लेते हैं वही असेसमेंट हमें मान्य है। हम आपकी रिटर्न्स की स्क्रूटनी कर सकते हैं कि आपने रिटर्न्स में जो डेटा पेश किया वो उसकी करेक्टनेस क्या है, वो ठीक है या नहीं है। तो उसके लिए हम आपको अगर कोई कमी होती है तो हम स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न में नोटिस भेज ही रहे हैं। अगर इस ड्राइव में भी अगर किसी एक व्यापारी भाई ने जो वाकई में एग्जिस्टिंग फर्म है जो बिजनेस कर रही है उसमें किसी तरह के एक आध पैरामीटर में आपके अगर कुछ कमी बेसी होती है तो हम आपको नोटिस देंगे, स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न का नोटिस जाएगा, उसके बाद आपको सुनवाई का मौका मिलेगा। उससे हम संतुष्ट नहीं होते तो हम आपको फिर एक इंटीमेशन देंगे, सामान्य सूचना, उसमें भी अगर आपको फिर सुनवाई का मौका मिलेगा। फिर उसके बाद अगर वहाँ से हम संतुष्ट नहीं होते तो हम आपको नोटिस देंगे, नोटिस में फिर आपको सुनवाई का मौका मिलेगा। अगर उससे संतुष्ट नहीं होते हम ऑर्डर करेंगे, उसके बाद आप अपील जा सकते हो, अपील जाने के बाद अगर वहाँ से संतुष्ट नहीं होते तो आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कहीं भी जा सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि आपको सुनवाई का मौका इसमें नहीं मिलेगा। अब इसमें लिखा है कि बिल बुक और खरीद बिल के बारे में चर्चा है कि व्यवसाय स्थल पे होने चाहिए, तो बिल बुक तो होनी चाहिए। जब आप व्यवसाय कर रहे हो और आपको बिल बुक नहीं है, मैं आपकी दुकान पे माल लेने आया तो आप मुझे कैसे दोगे, तो आप बिल बुक हमेशा अपने व्यवसाय स्थल पे रखो। ये माल प्रैक्टिस कोई व्यापारी भाई जो है अगर कोई कर रहा है तो अवॉइड करें, बिल बुक आपके पास होनी ही चाहिए। हाँ, खरीद के सारे बिल आपके पास उपलब्ध नहीं है, ये बात जायज़ है, तो आप विद इन टाइम लिमिट अगर आपको हमें जरूरत होगी तो हम आपसे विद इन टाइम लिमिट आपको उपलब्ध करा देंगे। तो इसमें एक लिखा है कि हमारे अधिवक्ता द्वारा बताया गया है कि टीम हमारे व्यवसाय स्थल पे आएगी, वो इनपुट का भी मिलान करेगी और कौन से वर्ष का इनपुट मिलान करेगी, है ना। तो आप जिस भी अधिवक्ता ने आपको बताया है वो अधिवक्ता कृपया व्यापारियों को डरना बंद करें। आपको किसी तरह से रेआजमान होने की आवश्यकता नहीं है, बहुत सेलेक्टेड ड्राइव है, टारगेटेड पर्सन पे कार्रवाई होगी। जो कार्रवाई होगी उसके बारे में आप लोगों को पता नहीं लगेगा क्योंकि वो व्यापार में कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता। जो नॉन एग्जिस्टिंग है उसमें कार्रवाई होगी और ये व्यापार के लिए अच्छा है। इससे ये होगा कि आपकी जो इनपुट में मिसमैच आ रही है या आपको कोई इनपुट नहीं मिल पा रहा, आज 17-18 का अगर आपका मिसमैच आ जाता है तो 17-18 में आप 18% के हिसाब से अगर आप उसका ब्याज भी देते हो, उसको स्वीकार करते हो, जितना आपने इनपुट गलत यूज कर लिया, यूटिलाइज कर लिया, उस इनपुट का बराबर का तो आपको ब्याज जमा करना पड़ेगा। तो फेक फर्म बंद होगी तो इस तरह की प्रैक्टिसेस बंद होंगी, व्यापार में अच्छी स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होगी और आप लोगों को भी इस तरह की परेशानी से बचने का मौका मिलेगा। कोई व्यापारी भाई मन में किसी तरह की शंका ना रखे, अगर किसी को शंका है वो यही पूछ ले, यहाँ नहीं पूछना चाहता है 9 से हम 6 बजे तक ऑफिस मिलते हैं, उसके अलावा घूमता फिरता आपको यही कहीं मिल जाता है, फोन नंबर मेरा लगभग सबके पास होगा, तो आप जब चाहो तो पूछ सकते हो।
मेरा निवेदन सब, जैसे अनाज के व्यापारी अपना गोडाउन फूड ग्रेन लाइसेंस में दर्ज करवाते हैं, सेल टैक्स में कभी नहीं करवाते, तो क्या सेल टैक्स में भी करवाना पड़ेगा? आप व्यापार कर रहे हो, आप वहाँ माल रखते हो, वो आपका बिजनेस प्लेस है, तो उसको एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस में दर्ज करवा लो। उसके लिए बहुत लंबी प्रक्रिया नहीं है, एक ऑनलाइन आपकी तरफ से रिक्वेस्ट आएगी, हम अप्रूव करेंगे, वो तुरंत हो जाएगी। तो आप विद इन 5, 7, 10 दिन में जैसे आपको मौका मिले आप करो। अच्छा, आप एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस दर्ज कराने के लिए आपको एक ऐसा डॉक्यूमेंट चाहिएगा जिसपे ये स्पष्ट रूप से लिखा हो कि बिजनेस प्लेस जो है वो किसके स्वामित्व में है और उसका पता क्या है ना जी। तो आप उसमें पट्टा दे सकते हो, रजिस्ट्री दे सकते हो, आप किरायानामा दे सकते हो, वो नहीं मिलता बिजली का बिल दे सकते हो, बिजली का बिल भी नहीं है तो आसपास के आप व्यापारियों से रजिस्टर्ड जो टैक्सेबल पर्सन है उनसे आप ये लिखवा के दोगे और जिसका पोजीशन जिसका उस पर मालिकाना हक है वो ये लिख के दे देगा तो भी चलेगा। आप अगर किरायानामा बनाते हो तो 500 के स्टाम्प पे बनाओ। अगर आप ब्लड रिलेशन में किसी को अपना प्लेस दे रहे हो तो आप सिर्फ अंडरटेकिंग ले लो उनसे कि ये मेरे ब्लड रिलेशन में है, डायरेक्ट ब्लड रिलेशन होने के कारण मैं इनसे कोई किराया वसूल नहीं कर रहा हूँ और यहाँ ये अपना व्यापार करते हैं तो मुझे किसी तरह की आपत्ति नहीं है। आप 100 रुपये के स्टाम्प पे ये लिखवा के ले लेते तो भी कोई समस्या नहीं। और बताओ उसकी नहीं कोई है तो बताओ उधर का बैन मारा। सर मैं सरकार व्यापार संघ से हूँ, मैं एक छोटा व्यापारी हूँ, मेरा टर्नओवर 40 लाख से नीचे है और HUID लेना मेरे लिए कंपलसरी है क्या? आपको कंपलसरी नहीं है, अगर आपके बिजनेस में उससे आपको कोई वैल्यू एडिशन मिलती है तो आप लेना चाहो तो कोई आपत्ति नहीं है। सर जैसे कस्टमर आता है और हर सामान मास्टर में जैसे देखो आप अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन हो तो आपके पास खरीद के बिल होने चाहिए। आप जो माल खरीद के लाओगे उसका बिल है। आप सामने वाले को खरीद, मान लो मैं माल लेके आया 100 रुपये का माल में लाया और हम सपोज करते हैं कि उसका टैक्स रेट 10%। मैं एक अनरजिस्टर्ड पर्सन हूँ, मैं आपसे माल खरीद के लाया, आप मुझे कहोगे 100 रुपये का सामान 10 रुपये टैक्स, आप 110 रुपये वसूल करके आप मुझे सामान दे दोगे। अब मुझे वो 150 में बेचना है तो मैं उस पर टैक्स चार्ज नहीं कर सकता। अगर मैं अनरजिस्टर्ड हूँ तो मैं टैक्स चार्ज नहीं कर सकता। जो इनपुट लेके आया हूँ उसका लाभ नहीं ले सकता, वो लाभ मुझे नहीं मिलेगा। हाँ 110 में मेरे घर में पड़ी है, अगर कोई 120 में खरीद के ले जाता है और मेरा टर्नओवर 40 लाख से कम है तो मुझे बेचने में आपत्ति नहीं। मैं सर बिल कैसे दूँगा? आप बिल ऐसे दो कि आप अपनी बिल बुक छपवाओ, उस पर GST नंबर लिखेगा, आपका पैन नंबर छपवाओ, पैन नंबर छपवा के आप उसको बिल दे दो, टैक्स चार्ज मत करना। अगर आपने टैक्स चार्ज कर लिया और आप रजिस्टर्ड नहीं हो तो आपको वो टैक्स ब्याज और पेनल्टी के साथ गवर्नमेंट टैक्स चेकर में जमा करना। आप उसमें टैक्स को अलग से मेंशन नहीं कर सकते। आप उसको बिल ये बना के दो 150 रुपये, फिर सीधा नीचे लाइबिलिटीज के 150 रुपये, आप 15 रुपये उस पर टैक्स चार्ज नहीं करेंगे। एक सर एक प्रॉब्लम हो गया, HUID कराने के लिए मुझे बात जाना, जैसे कस्टमर आता है एक रोटी बनाएगा, अब एक रोटी मैं बाहर से कैसे HUID का तो व्यापार यहाँ कोई व्यवस्था कोई रिबेट में जैसे देखो व्यापार में आप कैसे कहाँ से माल खरीदते हो, कहाँ माल विक्रय करते हो, कौन सा माल कहाँ से लाते हो, इस संबंध में तो देखो मैं आपको कोई सजेशन दे नहीं सकता क्योंकि मैं इनका मतलब ये कि HUID कोई यहाँ पे आप नहीं दे सकते, क्या बात है यही? HUID मतलब कि वो सौदे का वो हमारे जो आप किसी तरह का हॉलमार्क पे लगा के देते हैं तो GST विभाग नहीं लगाता, हम उसके किसी तरह का हॉलमार्क लगाने की हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है। वो दूसरा विभाग है कोई भी टैक्सेबल है, बिना टैक्सेबल माल तो है लेकिन जो URT होगा वो खरीद के लाया माल, वहाँ उसने टैक्स पे कर दिया तो उसने एक बार टैक्स पे कर दिया, उस पर इनपुट का लाभ वो ले लिया तो वो एंड यूजर की तरह है। अगर उसमें अपना वैल्यूएशन देता है और 40 लाख से कम टर्नओवर है तो उसकी बाध्यता नहीं है जी। हमें नाम सुन लो थोड़ा स्पेस फोटो माल इस बार वो माल बेचा है वो टैक्सेबल है तो वो क्यों कौन लेगा क्योंकि 40 लाख कम और डिपार्टमेंट लगेगा।
लेकिन जिससे परचेज किया वो पार्टी शो नहीं करती, देखो मैं तो वो इनपुट हमें नहीं मिलता, हमारा क्यों लगता है? मैं आपकी बात समझ गया हूँ। देखो ये ड्राइव इसीलिए है, एक्चुअली क्या है, मान लो मैं एक फेक रजिस्ट्रेशन होल्डर हूँ, मेरा कोई व्यवसाय नहीं है और मैं सिर्फ फर्जी डीलिंग का काम कर रहा हूँ। मैंने माल इनको बेचा, इन्होंने इनको बेचा, इन्होंने इनको बेचा और इन्होंने ओम जी ने अल्पा जी को वो माल बेच दिया। अब ओम जी और अल्पा जी के बीच का ट्रांजैक्शन तो बिल्कुल ठीक था। ओम जी की फर्म भी एग्जिस्ट करती है, ओम जी ने प्रीव्यू में 1 में उसको शो भी किया, प्रीव्यू में उसका टैक्स भी भर दिया और अल्पा जी ने वो माल खरीद लिया। अब कल को इंक्वायरी आती है अल्पा जी के ऊपर भी, आपने जो माल खरीदा हुआ है इस पर आपको इनपुट तो नहीं मिलेगी, है ना। इस तरह की समस्या ये है। सेक्शन 16(2)(c) ये कहता है कि आपको इनपुट तभी मिलेगी जब आप जो इनपुट मांग रहे हो वो टैक्स आइदर इन कैश और आइदर इन इलिजिबल आईटीसी आप गवर्नमेंट एक्सचेकर में पहले जमा हो गए हो, ठीक है। या तो नकद में जो आप इनपुट ले रहे हो उसमें जो टैक्स का अमाउंट है वो सरकार के खाते में या तो नकद में या वाजिब आईटीसी में जमा करा दिया गया हो तो ही आप उसका इनपुट ले सकते हो। अब अगर मैंने टैक्स जो है वो मैंने 1 भर दिया, इसे 2A में शो कर दिया, मैंने 3 भी नहीं करी तो मैंने टैक्स जमा नहीं कराया, तो वो इनपुट इनको नहीं मिलेगा। इस वजह से इनपुट इनको नहीं मिलेगा, इस वजह से इनपुट ओम जी को नहीं मिलेगा और ओम जी ने जो माल अल्पा जी को बेचा उनको नहीं मिलेगा। जो टैक्स गवर्नमेंट टैक्स चेकर में नहीं आया उसकी इनपुट सरकार आपको दे नहीं सकती, नहीं तो सरकार बैंकरप्ट हो जाएगी, कैसे देगी आपको। देखो इसको ऐसे समझो, आप मान लो 1 लाख रुपए के माल का कोई सौदा होता है और टैक्स रेट हम सिंपल रखने के लिए 10% मांगे, तो मैं आपसे माल खरीदूंगा तो आप मुझे कहोगे 1 लाख रुपए माल की कीमत 10,000 रुपए टैक्स, 1,10,000 का आप मुझे बिल कर दो। मैं रजिस्टर्ड पर्सन हूँ, मैंने वो माल 1.5 लाख रुपए में ओम जी को बेच दिया, तो मैं बिल करूंगा 1.5 लाख रुपए, माल की कीमत 15,000 रुपए टैक्स, मैं ओम जी से 1,65,000 रुपए वसूल कर लूंगा। फिर सरकार मुझसे कहेगी भैया आपने माल बेचा 1.5 लाख का, 15% के हिसाब से 15,000 रुपए टैक्स सरकार में जमा कराओ। तो मैं सरकार को कहता हूँ कि इसी माल पे मैं ऑलरेडी 10,000 रुपये तो टैक्स के पेटे पे कर चुका हूँ, तो आप मुझे उसका मुजरा दे दीजिए, उसका फायदा मेरे को इनपुट के रूप में दे दो और जो मैंने नकद भरना है वो बाकी बचा हुआ मैं नकद भर दूंगा। तो 10 रुपये वो आईटीसी ले लेगा और 5,000 रुपये नकद भर देगा। तो उसने 1 लाख रुपये के माल पे वैल्यू एडिशन किया था 50,000, जो वैल्यू एडिशन है उस पर ही उसको नकद में टैक्स भरना पड़ता है। इसीलिए हम वैट को कहते थे राजस्थान वैल्यू एडेड टैक्स। जीएसटी वैल्यू एडिशन पे ही टैक्स भरेगा आपका। जीएसटी एक डेस्टिनेशन बेस्ड कंजप्शन टैक्स। जीएसटी में टैक्स 2 जगह आता है, जहाँ जाके माल की खपत हो गई अल्टीमेट टैक्स वहाँ है। जैसे माल बना गुजरात में आईजीएसटी लग के माल चला गया हरियाणा वाले व्यापारी ने इनपुट ले लिया आईजीएसटी की गुजरात से, तो गुजरात से टैक्स चला गया हरियाणा से वो माल उसी रेट में, वैल्यू एडिशन की बात बाद में कर लेंगे, उसी रेट में वो माल पंजाब चला गया, तो पंजाब वाले ने हरियाणा से आईटीसी ले ली, अब टैक्स आ गया पंजाब सरकार को, पंजाब से राजस्थान में माल आ गया और यहाँ वो माल कंज्यूम हो गया, तो पंजाब से आईटीसी आई राजस्थान वाले ने आगे कोई आईटीसी पास ऑन नहीं की, तो फाइनल टैक्स राजस्थान को मिल गया। तो इसलिए ये टैक्स जीएसटी जो है वो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, जहाँ कंजप्शन होगी वहाँ टैक्स है। दूसरा टैक्स वहाँ आता है जहाँ पे वैल्यू एडिशन होगी, 100 का माल 150 में बिक रहा है तो वैल्यू एडिशन पे आपको टैक्स मिलेगा, ठीक है जी। अब मैं जो पहले आपको उदाहरण दिया 1 लाख रुपये वाला, उसमें अगर मैं वो आपसे माल लेके आया और आपने वो 10,000 रुपये गवर्नमेंट टैक्स चेकर में जमा ही नहीं किया, तो गवर्नमेंट मुझे 10,000 का लाभ कैसे दे सकती है। तो अगर आपका कोई ऐसी इनपुट है जिसमें पीछे टैक्स नहीं आया हुआ है तो वो आपको नहीं मिलेगी। तो नहीं है। देखो मैं पॉलिसी मेकर नहीं हूँ, हम पॉलिसी को सिर्फ एग्जीक्यूट कर सकते हैं, है ना। तो जीएसटी एक्ट का देखो ये विवाद का विषय, इसमें 2 बातें। आपने सामने वाले व्यापारी को 2 चीजों का पेमेंट किया, एक आपने पेमेंट किया माल के पेटे, एक पेमेंट किया आपने टैक्स के पेटे। माल के पेटे पेमेंट किया उसके लिए आपको माल मिल गया, टैक्स के पेटे पेमेंट किया तो आपको इनपुट नहीं मिली, क्योंकि उस व्यापारी ने इनपुट जो है जो यूटिलाइज की वो उसकी मतलब उसको वो इनपुट अवेलेबल नहीं है, इलिजिबल इनपुट से, बिना इलिजिबल इनपुट के इनएलिजिबल इनपुट से उसने सेट ऑफ कर दिया था। तो ये आपका और विक्रेता व्यापारी के बीच का विवाद है, इसके लिए आप कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन उसका आपको इनपुट नहीं है। इसीलिए देखो ये ड्राइव इसीलिए है ताकि इस तरह की समस्याएं नहीं आए।
किसी एक जो जितने भी एक फर्म्स आइडेंटिटी बनी हुई है, इनका मॉडल ऑपरेटिंग अलग अलग तरह का होता है। ज़्यादातर लोग चेन सेटिंग में काम करते हैं, बहुत सारे अलग अलग रजिस्ट्रेशन लेके वो माल को एक से दूसरे को पास करते रहते हैं, तो उस वजह से वो पकड़ना मुश्किल हो, ताकि निकाल के लिए इस तरह का वो अपनाते हैं। अब उसमें अगर उसमें से किसी एक व्यापारी से आपने माल खरीद लिया, तो ये आपका और व्यापारी के बीच का विवाद तो हो सकता है कि इनपुट इस केस में आपको मिलेगी। सर ये जीएसटीआर पर लेट फाइलिंग हो रही है, इस पे पेनल्टी क्यों नहीं लग रही अभी? तो जीएसटीआर पर लेट फाइलिंग के कारण हमें टाइम पर 3B में इनपुट नहीं मिल पाता, कोर्ट में महीने चला जाता है और उसका टैक्स हमें देना पड़ता है। देखो लेट फाइलिंग में लेट फीस तो नहीं, तो वो सर अभी जैसे जीएसटीआर रिलीजिंग डेट फीस पहला एक्शन इसलिए नहीं था कि जीएसटीआर बंद जो है ना, वो एक्चुअली में आपके टैक्स लायबिलिटी को डिसाइड नहीं करती, उसमें आपसे बिजली दिखा टैक्स लायबिलिटी आप डिस्चार्ज करते हो जीएसटीआर फ्री की अगर आप लेट करो तो आपको ब्याज भी देना पड़ेगा, हो सकता है पेनल्टी भी देनी पड़े, लेट फीस जो लगती है। लेकिन जीएसटीआर बंद में हम लोग टैक्स लायबिलिटी डिस्चार्ज नहीं करते, तो इसलिए इसमें पेनल्टी का इतना कोई प्रॉब्लम नहीं। इस कारण सर जीएसटीआर पर लेट फाइल हो रही है, 11 तारीख के बाद होती है और उसका इनपुट उस महीने में परचेजर को नहीं मिल पाता, अगले महीने होता है, उसे वो इनपुट का पेमेंट करना पड़ता है। बात तो ये देखो जीएसटीआर बंद उसने लेट करी, उसने 3 की लेट करी, 3 की लेट करी तो उसने टैक्स जो है देरी से जमा किया। आप इनपुट अगर जब गवर्नमेंट टैक्स चेकर में जमा से पहले आप इनपुट ले लो तो ये ठीक नहीं है। तो आप ये तो देखो ये इस तरह का व्यापार में इस तरह की समस्याएं तो आती रही है है ना। तो इसमें जितना ज्यादा हो जाता है कि वो लास्ट में कंफ्यूज हो जाते हैं क्या हो रहा है। देखो जीएसटी से आप बात करो, जीएसटी लगभग वैट जैसा ही है, इसमें कुछ अलग नहीं है। नया मॉड्यूल आता है तो हमें उसमें बहुत होने में समय लगता है, और अब काफी लंबा समय हो गया 2017 से आज 2023 से 6 साल हो गए जीएसटी को लगे हुए लगभग। तो अब लगभग टैक्स प्रैक्टिशनर भी उससे गो थ्रू हो गए हैं, व्यापारियों को भी उस तरह की चीजें समझ में आ गई हैं। अगर फिर भी कोई आपको समस्या रहती है तो हम ऑफिस में ऋषिकेश से मिल लेते हैं ताकि आपको समस्या नहीं है। तो आपको इस ड्राइव से किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, जिसको किसी तरह का कंफ्यूजन हो बेहिचक हमारे दफ्तर में आके हमसे कभी भी समझ। ठीक है जी, यहाँ बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और संजय जी ने बड़ा अच्छा मुद्दा उठाया, और हमारी एडिशनल साहब का भी ये स्पष्ट निर्देश था कि आप व्यापारियों में विभाग की वजह से या इस ड्राइव की वजह से किसी तरह का पैनिक नहीं होना चाहिए। जो अच्छा व्यापारी है, जो व्यापार कर रहा है, जेन्युइन व्यापारी है, उसको समस्या ना हो, और जो वाकई में व्यापार नहीं करके सिर्फ बिलिंग का काम कर रहा है उसको बख्शना नहीं है। ठीक है जी, व्यापार की मैंने आपको हमारे विभाग की जो मंशा है उससे कोशिश की मैं आपको अवगत कराऊँ, और आप व्यापारी भाइयों से भी निवेदन है कि आप भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से संपर्क करके और उनको ये समझाएं कि ड्राइव जो है व्यापारियों के खिलाफ नहीं है, ये असल में जेन्युइन व्यापारियों के पक्ष में है, ताकि ऐसे लोग जिन्होंने कोई पूंजी निवेश नहीं किया, जिनकी वजह से बाजार में कोई व्यापारिक गतिविधि नहीं हो रही, और वो सिर्फ एक कंप्यूटर पर बिल जनरेट करके लाखों का सरकार को जो चूना लगा रहे हैं, लाखों करोड़ों की आईटीसी पास ऑन कर रहे हैं, इस तरह के समव्यवहार पे रोक लगे। ये अभियान का सिर्फ और सिर्फ यही मकसद है। अपनी एजेंसी होती है जीएसटी, वो है अपनी DGARM। तो ये क्या करती है कि फेक जो फर्में हैं या फिर कोई चोरी हो रही है, इनके लिए अलग से ब्रांच बनाई हुई है। वो कुछ पैरामीटर्स निर्धारित करती है कि इन पैरामीटर्स पे अगर कोई नहीं है तो इसका मतलब वो सस्पिशियस है, सीधी सी बात है। तो DGRM ने एक पैरामीटर्स भेजे थे, एक अभियान चलाया था 2 महीने का, जो 16 तारीख से शुरू हुआ है। उसमें कुछ कंडीशंस भेजी गई हैं, ये लिस्ट है कि इन कंडीशन पे अगर कोई फिट नहीं बैठता है तो इसका मतलब वो संदिग्ध है, तो उसकी आपको जांच करनी है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो जेन्युइन टैक्स पेयर है, रेगुलर काम कर रहा है, उसको डरने की जरूरत है। दूसरी बात कि जो बिजनेस प्लेस पे नाम जीएसटी नंबर लिखने हैं वो हमेशा से था, उसकी जनरल पेनल्टी हमेशा से थी, ये आज कोई नया सिस्टम नहीं आया है। ये अच्छी बात है कि कई बार ये होता है ना कि बच्चे एग्जाम के प्रेशर में अपनी जो कॉपी चेक करनी होती है तो कवर चढ़ा लेते हैं, सब कुछ तैयार कर लेते हैं, भाई इसके 5 नंबर मिल रहे हैं। तो एक अच्छी बात हुई कि हमें रेगुलर करने के लिए ऐसा एक अभियान आ गया, तो हमारी जो कमियां हैं
जीएसटी नंबर रमेश जी ने वैसे सब कुछ लगभग बता दिया है। बिजनेस प्लेस पे नंबर लिखने हैं, आप कंपोजिशन के डीलर हैं, रेगुलर है, वो आपको मेंशन करना है, जीएसटी नंबर मेंशन करना है। दूसरी बात कि जैसे हम आजकल जहाँ जर्नी करते हैं कुछ भी है तो अपना आइडेंटिटी साथ लेके चलते हैं, वो कंपल्सरी है। हमें आदत है कि हम आधार कार्ड, पैन कार्ड के साथ में रखते हैं। वैसे ही ये जो बिजनेस है आपका, दुकान हो, फैक्ट्री हो, वो भी आपका एक बच्चा है, तो उसके जो बेसिक डॉक्यूमेंट है वो तो उसकी आइडेंटिटी है वो आपके पास होनी चाहिए वहाँ पे हैंडी। तो इसमें क्या दिक्कत है? उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, बैंक की डिटेल है, वो आपकी वहाँ ले सकते हैं। तीसरी बात की आपकी क्वेरीज में भी पूछा गया था बुक्स ऑफ अकाउंट, तो बुक्स ऑफ अकाउंट सारे वहाँ हो सकता है कि आप वहाँ पे सारे बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं रख पाए, संधारित नहीं कर सकते, लेकिन पहली बात तो आजकल लगभग कंप्यूटराइज काम है, टैली में, कंप्यूटर में आपके पास सब कुछ होते हैं सॉफ्टवेयर। और दूसरी बात की ये अच्छी बात है जीएसटी की कि हम हर व्यापारी को सुनवाई का उचित अवसर देते हैं। ऐसा नहीं कि आज आपके बिजनेस प्लेस पे गए और बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं मिले, वो अगर हम स्पेशल किसी ऑर्डर के तहत गए वो अलग है। इसके अलावा जनरल रूटीन में अगर कोई जाता है तो आपको भी अपनी सुनवाई का, आपके डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करने का टाइम दिया जाए। तो ये जो मिसकंसेप्शन फैलाया जा रहा है मार्केट में, वो उससे डरने की जरूरत नहीं है। फेक फर्मों को आइडेंटिफाई कर रही है, डीजीआरएम से, हेड ऑफिस से बकायदा हमारे पास लिस्ट आ रही है। उसके अलावा पैरामीटर आ रहे हैं, उनको क्रॉस वेरीफाई किया जाएगा। जो बिल्कुल जेन्युइन टैक्स पेयर है उनको बिल्कुल परेशान नहीं कीजिएगा। बाकी जो क्राइटेरिया है वो रमेश ने बता दिया है, सर्विस का और गुड्स का जो क्राइटेरिया है। आजकल राहुल जैसे जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो अपने आप ही इनकी फर्म अच्छा टैक्स भी पे कर रही है, रेगुलर भी है, तो मैं एक बार चाहती हूँ कि इनके लिए भी जब हम करते हैं तो पढ़ाई भी करनी चाहिए फर्मों की। तो आजकल सब पढ़े लिखे हैं बच्चे, देख रहे हैं, समझ रहे हैं चीज़ों को, अवेयर होइए, जीएसटी को पढ़िए। आप जीएसटी को हवा बना रखा है, आप लोग पढ़ेंगे, आपको अपने बेसिक चीज़ें, बेसिक अधिकार है वो आपको ज्ञान होना चाहिए, तो ये डर फैलेगा ही नहीं। बाकी रमेश जी ने सब कुछ डिटेल में बता ही दिया आपको, ठीक है। और किसी को कोई शंका, किसी प्रकार की शंका हो तो